जी बेटा, कुछ यार पहला सवाल आप कीजिए। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने बताया था कि जब चैनल ओपन होते हैं तो सोडियम आइंस और पोटेशियम आइंस मूव करते हैं। तो मैं मुझे सिर्फ ये पूछना है कि सोडियम आइंस पोटेशियम आइंस से फास्टर मूव करते हैं। या आप पहले तो मुझे ये बताएं, आप किस चैप्टर में से ये सवाल पूछ रही हैं? मिस ये वो सोडियम डिफ्यूजन वाला। बेटा ये तो अगला वाला चैप्टर था ना, सेल में से थोड़ी पूछ रही हो आप। खैर मैं बता देती हूँ, वो मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली ये उसमें से नहीं था। देखें, सोडियम और पोटेशियम के हवाले से जब हम बात करते हैं ना, तो जो मूवमेंट ऑफ आयंस है दैट डिपेंड्स अपॉन, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नंबर 2 प्रेशर ग्रेडियंट, नंबर 3 द टाइप ऑफ चैनल दैट इज प्रेजेंट। ठीक है जी। तो सोडियम आयंस की मूवमेंट और पोटेशियम आयन की मूवमेंट डिपेंड किस पे कर रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल खुले। अगर तो चैनल खुला हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें से मूवमेंट होगी। ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चूंकि बना हुआ है, पोटेशियम का बाहर कम है कॉन्सेंट्रेशन जबकि अंदर ज्यादा है, तो जो पोटेशियम मूव करेगा वो उसी स्पीड से मूव करेगा अनटिल एंड अनलेस एक ऐसा प्रेशर डिफरेंस आ जाए जिसके बाद जो है वो फर्दर जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो रुक जाए। तो उस वक्त तक जो है मूवमेंट होगी। तो उसमें ये नहीं कह सकते आप कि सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के कम मुकाबले में ज्यादा मूव करता है या कम मूव करता है। वजह उसकी ये है कि वी आर नॉट कंपेयरिंग देम। दोनों के चैनल्स अलग हैं, ठीक है, और दोनों की जो पाथवेज हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो आप उसको ये कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते कि सोडियम पहले फास्टर मूव कर रहा है या जो है वो क्या कहना चाहिए आपका पोटेशियम फास्टर मूव कर रहा है। एम आई क्लियर? मतलब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? यस सर, थैंक यू मैम। ठीक है जी। दूसरा सवाल मलाइका ने ये टाइप करके भेजा है कि मैडम प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसका कोई टाइम पीरियड भी होता है? मैसेंजर आरएनए के बाद जो होता है वो पूछना था कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसका कोई टाइम पीरियड भी होता है? मैसेंजर आरएनए के बाद मतलब एक ही मैसेज को आपने 2 दफा रिपीट कर दिया। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम होता है और बिल्कुल होता है। जब किसी प्रोटीन की जरूरत होती है वो प्रोटीन तब बनता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन शेयर हो गया भाई? नो मैम, नहीं हुआ। अब हो गया। हो गया ना? ठीक है। यस मैम। ठीक है। तो अब देखो आप की प्रोटीन के हवाले से कि प्रोटीन सिंथेसिस कब होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इवन मैसेंजर आरएनए का बनना भी उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ है। से फॉर एग्जांपल ये आपके पास, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एक अदद सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक अदद चैनल प्रोटीन लगा हुआ है और ये चैनल प्रोटीन जो है ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एक केमिकल का नाम ले रही हूँ, अभी आप लोगों के मतलब लेवल से ऊपर की चीज है, लेकिन बात समझाने के लिए जरूरी है, इस वजह से मैं नाम लेती हूँ इंसुलिन का। ठीक है जी। थोड़ा सा आइडिया तो होगा आप लोगों को इंसुलिन क्या चीज है आइडिया? यस मैम। इंसुलिन इज अ हार्मोन बेसिकली दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज। ठीक है। और उसका काम क्या होता है कि इट कॉजेज द इनफ्लक्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल। ठीक है। अब उसके लिए इंसुलिन का होना जरूरी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज को सर्कुलेशन से यानी ब्लड से टिश्यू में जाने के लिए, ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यू में जाने के लिए किस चीज की जरूरत है? इंसुलिन की जरूरत है। ठीक है जी। अब ये जो इंसुलिन है ये जब तक मौजूद नहीं होगा ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। अब ये इंसुलिन करता क्या है? बेसिकली ये आता है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के नतीजे में यहाँ पे इस रिसेप्टर में यानी रिसेप्टर के साथ जब ये लाइगेंड बाइंड हुआ तो क्या बन जाएगा? स्टेप नंबर 1 है रिसेप्टर और लाइगेंड अलग है। स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? रिसेप्टर प्लस लाइगेंड कॉम्प्लेक्स।
ठीक है जी। जब रिसेप्टर और लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, इन द नंबर थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस। बेटा जो प्लीज माइक बंद कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूं, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। माइक बंद कीजिए और माइक खोलिएगा नहीं। जब मैं आपसे बोलूंगी, जिस अगले बच्चे ने सवाल पूछना होगा काइंडली वही माइक खोले, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी किसमें, इसमें रिसेप्टर में। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसका आउटर पोर्शन है और ये इसका इनर पोर्शन है। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो इनर साइड ऑफ द रिसेप्टर है वहां पे स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिसके नतीजे में अब ये जो है एज एंजाइम काम करेगा। ठीक है जी। तो स्टेप 4 क्या हो गई, इनर पार्ट ऑफ रिसेप्टर ट्रांसफॉर्म इनटू एंजाइम। यहां तक बात समझ में आ गई है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओके अच्छा, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये इतना हो चुका है तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट जो स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास सीरीज ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक प्लेस। ठीक है, 4 to 5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद फाइनली आपको मिलता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि ये जो एंजाइम था इसने चेंजेस किए। स्टेप 1 उसने फर्दर किसी और केमिकल को एक्टिवेट किया, स्टेप 2 उसने किसी और फर्दर केमिकल को एक्टिवेट किया, स्टेप 3, स्टेप 4, फाइनली आपको मिल गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। नाउ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम दिस साइटोप्लाज्म दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मूव्स इन द न्यूक्लियस। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, इसका काम क्या होता है, बेसिकली आपको मालूम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम क्या होता है। क्या काम होता है, कोई मुझे बताएगा, कोई एक बच्चा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, रिपीट करें। मैंने ये कहा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का क्या काम होता है। तो वो हेल्प करेगा वो ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपका क्या हो गया कि डीएनए, सॉरी ये छोटा हो गया, एक मिनट ठहरिएगा। हाँ, ये क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ठीक है, और आरएनए फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की जो फॉर्मेशन हुई है वो किसी फैक्टर की वजह से हुई है। और इन दिस केस हम अभी इस वक्त जब बात कर रहे हैं तो इन दिस केस जो आपके पास जो फैक्टर है वो इंसुलिन है, जिसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाया और ट्रांसक्रिप्शन करवाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है इसके नतीजे में जो प्रोटीन बना है उसको आगे काम करना है, और मतलब प्रोटीन ही आरएनए जो बना है उसको आगे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है। अब उसके लिए क्या करेगा ये कि ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, फिर से साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में आके यहाँ पे ये करेगा ट्रांसलेशन। ठीक है जी। जो रिजल्टेंट प्रोटीन तैयार होगा उसको हम कहते हैं GLUT2। क्या कहलाता है ये,
GLUT2। अब ये जो है इसका जो पूरा नाम है GLUT2 का, वो क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन टाइप 2। ठीक है जी। अब ये जो फॉरन बनेगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, और अब ये क्या करेगा, नया जो काम करना है इसने, वो ये क्या करना है इसने कि ये जाएगा और सेल मेम्ब्रेन पे जाके ये सरफेस पे बाइंड करेगा। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि इस ग्लट प्रोटीन के बाइंड होने के नतीजे में एक चैनल बन जाएगा, और इस चैनल से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के बाहर पड़े हुए हैं वो सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है ये डिपेंड कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, और ट्रांसक्रिप्शन इटसेल्फ किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे जो किसी भी मैकेनिज्म के तहत एक्टिवेट होकर अंदर आएगा। जब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, उसके बाद जाके सेल्यूलर एक्टिविटी होगी। एम आई क्लियर? इज योर क्वेश्चन आंसर्ड और नॉट? यस मैम। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो बगैर किसी रीजन के नहीं, हर वक्त नहीं हो रही होती। वो सब होगी जब कोई मैकेनिज्म होगा, किसी चीज की जरूरत होगी, सिर्फ उस टाइम पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद ये मैं आपकी चैट खोलती हूँ ताकि मैं देख सकूं और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? क्वेश्चन जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे सबात नदीम आप? सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फॉस्फोलिपिड्स में जो होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो लिपिड बाइलेयर में होता है, क्या ये उस पर डिपेंडेंट है फ्लेक्सिबिलिटी इसकी? मेरा ख्याल है ये वो सवाल है जो मैंने बिल्कुल शुरू में जब आपको सेल मेम्ब्रेन आपकी क्लास में कराई थी तब बात की थी। हो सकता है आप लोग भूल गए हो, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली इट इज अ बाइलेयर। इसके अंदर आपके पास दोनों साइड्स पे ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं, और इनके ग्लोब्यूलर हेड्स के साथ जो है वो आपके पास वो फुट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो फाइबर लाइक वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बेसिकली दीज आर नोन एज दी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स का जो अगर बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स आर मेड अप ऑफ 3 कार्बन बैकबोन। ठीक है जी, 3 कार्बन बैकबोन। बादल एकदम बिल्कुल काला, इस बात जल्दी जल्दी लाता ना 600 रुपए दे दो। अच्छा जी, तो 3 कार्बन की जो बैकबोन है उसके ऊपर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बेस कर रहा होता है। मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो कार्बन नंबर 1 होता है इसको हम इस तरह से मार्क करते हैं, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। कार्बन नंबर 1 के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हमेशा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी कार्बन वैलेंसी is satisfied। ठीक है जी। कार्बन की कितने वैलेंसी होती है? 4 होती है। 4 साइड पे बॉन्डिंग कर सकता है। अगर तो चारों जगह पे जो चारों बॉन्ड प्लेसेस हैं अगर वो सेटिस्फाई हुए हैं तो कार्बन कोई नया बॉन्ड या नया मॉलिक्यूल ले सकेगा? कोई मुझे बताएगा ऐसा हो सकता है? नो मैम, नहीं हो सकता। तो सैचुरेटेड जो भी कंपाउंड होगा, केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर बॉन्ड्स की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है कंप्लीटली, तो किसी भी किस्म की एडिशन सब्सट्रैक्शन की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है जी। तो जो आपका फैटी एसिड होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके अंदर हर जो मॉलिक्यूल होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन भी जो मौजूद है, उसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है, उसमें जो कार्बन मौजूद है, तमाम की जो वैलेंसीज होती है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होती है। ठीक है जी। तो कार्बन नंबर 1 पे यूजुअली आपको फॉस्फोलिपिड्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है। कार्बन नंबर 2 होता है यूजुअली जहां पे आपको मिलता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नाउ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ अनसैचुरेशन
means addition of double bond. ठीक है जी। अब एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर फॉर एग्जांपल कोई लिखता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन डबल बॉन्ड। ठीक है जी। और जैसे ही डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी डबल बॉन्ड इक्वल और ग्रेटर देन 2। यहां तक कोई चीज जो चीज समझ में नहीं आई हो बेटा बोलो, इतना समझ आ गई? सारी समझ आ गई। ठीक है, यस मैम। ओके। अब उसके बाद ओके माइक बंद करें, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बता दिया। अच्छा अब हम ये बात करें, माइक बंद करें प्लीज। अच्छा उसके बाद फिर हम जो कार्बन है हमारे पास, जो कार्बन नंबर 3 बच रहा है, उस कार्बन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर एक अदद फॉस्फेट मॉलिक्यूल और उसके साथ एक अदद फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है जी। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल विद इट्स फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, whereas the remaining जो 2 कार्बन के ऊपर जो चेन्स लगी हुई होती हैं, ये क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ठीक है जी। अच्छा अब इसके बाद एक और चीज मैं आपको समझा दूं तो आपको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि जब भी कोई से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट चेन हो रही है जिसमें वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली वो चेन स्ट्रेट चलेगी क्योंकि उसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पे से उसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड होगी और वहां पे एक अदर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। नाउ दिस change in the shape is known as kinking. ठीक है जी। ये जो किंकिंग होती है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की बेस पर जो आपका जो सवाल है उसका आंसर आएगा। वो क्या है? वो ये है कि आपका जो अब जो ग्लोबुलर हेड बना आपका, वो किससे बना? कार्बन नंबर 3 से बन गया, जिसके ऊपर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका ग्लोबुलर हेड बनाता है। अब आपके जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ जो कार्बन नंबर 2 और फिर साथ में कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के साथ पूरी स्ट्रेट चेन फैटी एसिड है क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। कार्बन नंबर 2 के साथ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 जगह पे किंक हो रहा है तो कितने डबल बॉन्ड हुए? वो बताएगा मुझे? मैम 2 डबल बॉन्ड्स। गुड, वेरी गुड। देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है जी। अब देखो, अब इसकी शेप जो बनी है, ये जो शेप बनी है ये कुछ इससे मिलती जुलती हो रही है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई थी हमने, ऐसे ही स्ट्रक्चर है ना? ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी पूरी मेम्ब्रेन में इसी तरह से आपके सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर देखो इसको फिर हम एक अपनी कॉमन उस पे चले जाते हैं। आपने नोट किया होगा कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ओमेगा 3 का जो ऑयल है या जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो खाने चाहिए, दे आर गुड फैट। जबकि उसके मुकाबले में आपको कहा जाता है कि जो हाइड्रोजिनेटेड जो वनस्पति घी है वो नहीं खाना चाहिए। अब जो वनस्पति घी है उसमें क्या हो रहा होता है कि बाय द प्रेशर, एक्सर्शन ऑफ प्रेशर, आप डबल बॉन्ड्स खत्म करके उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं फैट की। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे जमा हुआ होता है। नोट किए ये बात? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके ऊपर घी जमा हुआ होता है। अनटिल अनलेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा नॉर्मल से ऊपर चला जाए, 45 43 हो जाए, तो 45 या 50 की तरफ चला जाए तो आपका घी जो है वो डब्बे में अगर रखा होगा तो वो पिघल जाएगा। लेकिन आमतौर पे जो अगर तो बर्दाश्त के काबिल जो गर्मी होती है और वो उसके अंदर जो है आपका हमेशा जो घी है वो जमी हालत में रहता है। वजह उसकी क्या है कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अगर आपकी मेम्ब्रेन में सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो आपकी मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी, डिफ्यूजन नहीं हो सकेगी किसी भी किस्म की, कोई भी जो न्यूट्रिएंट है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट वुड नॉट बी एबल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन।
इवन सो टू द एक्सटेंट कि वाटर भी डिफ्यूज नहीं हो सकेगा। ठीक है जी, तो ऐसी चीज तो आपको नहीं चाहिए। दूसरी सूरत क्या है कि आपका जी ओमेगा 3 जो वाले जो आपके जो फैटी एसिड्स हैं या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, आपने नोट किया होगा इवन शदीद तरीन सर्दी में जो बर्फ खून जमा देने वाली जो सर्दी होती है उसके अंदर भी ऑयल जमता नहीं है, जम जाता है? बोलो, नहीं जमता। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास सारे डबल बॉन्ड वाले जो आपके पास फैटी एसिड्स आपकी मेम्ब्रेन में होंगे तो आपकी मेम्ब्रेन रहेगी अपनी जगह पे? नहीं, पिघल जाएगी, बह जाएगी, आपका सेल नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो आपकी जो सेल की मेम्ब्रेन को सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड जेल लाइक अपीयरेंस देने के लिए अल्लाह ताला ने क्या इंतजाम किया है कि आपकी मेम्ब्रेन में मौजूद हर इंडिविजुअल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक जो है फैटी एसिड चेन होती है और एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है, ताकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो उसको जमी हुई हालत में रखे और पॉलीअनसैचुरेटेड उसको फुल्ली जमने ना दे, स्लाइड से लिक्विफाइड फॉर्म में रखे, जिसके नतीजे में मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल रहेगी, उसके थ्रू चीजें पास हो सकेंगी। इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? यस मिस, थैंक यू। ऑलराइट, अच्छा इसके बाद फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर का, वो है कि पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस को एक्टिन फिलामेंट्स होती रिक्वायरमेंट है क्या? ये जरा समीर काइंडली आप इसको मुझे एक्सप्लेन करेंगे? समीर अहमद। मैम ये पिनोसाइटिस और फेगोसाइटोसिस को इन फिलामेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैं ये पूछना चाह रहा था। बिल्कुल होती है। एक्टिन फिलामेंट्स की रिक्वायरमेंट के बगैर आपका जो है वो मूवमेंट किस तरह से होगी आपके साइटोप्लाज्म की? बिल्कुल होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है मैम, मेरे को वो पूछना था कि वो जो आपने वोल्टेज गेटिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था वो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, अभी उसकी हम वो अगली जो ऑनलाइन सेशन होगा हमारा ना, उसके अंदर हम उसी पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि उसके कुछ टॉपिक्स की वीडियोस में अभी अपलोड कर दूंगी, तो एक साथ सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्या आपका जो आंसर ये आंसर सेटिस्फाई हो गया या मैं आपको एक और चीज दिखाऊं? नहीं मैं पूछना था मुझे जनरली। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये समीर का क्वेश्चन हो गया है, मलाइका का क्वेश्चन हो गया है। शाहिद आपका क्या सवाल है बेटा? मैम जो ऊपर आपने सवाल सॉल्व कर दिया ना, वो मेरा सवाल था सेम ही। कौन सा वाला सवाल? जो आपने ऊपर पढ़ाया गेटिंग मैकेनिज्म वाला। अच्छा, लेजेंड जो होता है वो। अच्छा, वही वाला सवाल था। अच्छा, ये एक और सवाल समीर अहमद ने किया था। अच्छा, यहाँ पे है ना सवालात, वही मैंने कहा ये एकदम से। पेरोक्सिसोम ड्रग्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। पेरोक्सिसोम ड्रग्स को न्यूट्रलाइज यूजुअली नहीं कर रहा होता। आमतौर पे आपकी जो ड्रग्स हैं वो इस तरह की नई बनी हुई होती हैं जो कि सेल के अंदर एंटर हो रही होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स की बात कर रही हूँ। आपकी जो अभी नई ड्रग्स बन रही हैं, लाइक आपकी जो एंटी वायरल और एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, यूजुअली वो वो जो है वो सेल के अंदर एंटर होती हैं। बाकी जो है वो यूजुअली जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करके तो सेल के बाहर ही काम कर रही होती हैं। तो बेसिकली पेरोक्सिसोम का काम बेटा देखो याद रखना, पेरोक्सिसोम का काम बेसिकली सिर्फ रेडिकल्स को खत्म करने का है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में रेडिकल्स बन रहे हैं, किसी ड्रग इंड्यूस रेडिकल्स हैं या ऑर्गेनिज्म इंड्यूस रेडिकल्स हैं या आपके अपनी जो केमिकल रिएक्शंस हुए उसके इंडक्शन के तौर पे रेडिकल्स बन रहे हैं, तो उन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम पेरोक्सिसोम का है, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो वाले होते हैं। ठीक है, अब वो ड्रग इंड्यूस अगर है तो ऑब्वियसली वो उसको करेगा, लेकिन रेडिकल न्यूट्रलाइज करेगा, बेसिकली वो ड्रग को कुछ नहीं करेगा। एम आई क्लियर समीर? यस मैम। ठीक है जी, एक और सवाल है मलाइका का, स्पिंगोलिपिड्स भी बता दें उसका वर्क इन सेल मेम्ब्रेन। देखो स्पिंगोलिपिड्स बेसिकली जो आपकी फॉस्फोलिपिड्स की सब टाइप्स हैं। मलाइका आप सुन रही हो बेटा? यस मैम। ठीक है, स्पिंगोलिपिड्स जो है, अगर आप जो है आप ये ऑब्वियसली हम बायोकेमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से ये आपको मैंने काम नहीं दिया, वरना मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे यूजुअली जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं असाइनमेंट में स्पिंगोलिपिड्स का असाइनमेंट दे देती हूँ। यूजुअली क्या है कि जो आपकी फॉस्फोलिपिड्स है ना, उनकी फर्दर सब टाइप्स हैं बहुत सारी। फॉस्फेटिडाइल, इनोसिटॉल, पायरोफॉस्फेट हो गया, फिर उसमें फॉस्फोल क्या कहते हैं आपका
क्या नाम है, नाम ही भूल गई, स्फिंगोमाइलिन हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो स्फिंगोलिपिड्स हो गए, ये वो बहुत सारी सब टाइप्स है फॉस्फोलिपिड्स की। आ रही बात समझ में? तो ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड कर रहा होता है कि कहाँ किस कंपोनेंट की जरूरत है। लाइक स्फिंगोमाइलिन जो है वो माइलिन शीट के अंदर होती है, यानी न्यूरॉन्स को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है ना, जिसके अंदर सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स को कवर करते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन स्फिंगोमाइलिन से बनती है। बेसिकली इट्स अगेन व्हाट इज इट, फॉस्फोलिपिड है, लेकिन वो मेम्ब्रेन की जो डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं उनमें काम कर रही होती है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आपके पास जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पायरोफॉस्फेट है वो यूजुअली आपके जो न्यूट्रोफिल्स हो गए या आपके जो एंडोथेलियल सेल्स हो गए उनमें पाई जाती है, क्योंकि वहां पे उसका काम ज्यादा है। स्फिंगोमाइलिन का काम जो है, चूंकि माइलिन शीट के जो सेल्स हैं उनके अंदर है, इसलिए वो वहां पाई जाती है। तो दीज आर डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट वेयरएवर दे आर रिक्वायर्ड। एम आई क्लियर? सच्ची सच्ची मुच्ची समझ में आ गया ना, या ऐसी मुरब्बत में कह रही है? नहीं यस मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपका जो है 7 मिनट्स रह गए हैं। अगर तो आपके क्वेश्चन आंसर नहीं हुए तो मैं आपको दोबारा से इनविटेशन भेज दूंगी, ठीक है जी? अच्छा, पीनोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस वाला क्वेश्चन आंसर हो गया, स्फिंगोलिपिड्स वाला क्वेश्चन आंसर हो गया, पेरोक्सिसोम्स वाला हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का बता दीजिए। ये कौन है? यूसरा। बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक यूजुअली किस तरह से होता है कि आपके पास जो है ना वो जो सेल की कोई भी एक्टिविटी होती है, अगर तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो फीड फॉरवर्ड एक्टिविटी कहलाती है, और अगर आगे जाके वो वहां से कोई ऐसी चीज आए जो आपका जो इनिशियल वाला जो स्टेप है उसको रुकवा दे, तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाती है। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको बता देती हूँ, उससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही जनरलाइज एग्जाम्पल ले रही हूँ, अभी आपके पार्ट नहीं है, आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है जी, आपको स्ट्रेस होता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है उसके नतीजे में, ठीक है जी, और ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है बेसिकली, कि आपकी जितने भी जज्बाती किस्म की जो एक्टिविटीज हैं उसको हैंडल कर रहा होता है। आप जितने जज्बात में होंगे, आपका खौफ हो गया, आपकी खुशी हो गई, आपका दुख हो गया, इस किस्म की जितनी भी जज्बाती चीजें हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमस हैंडल कर रहा होता है, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस स्ट्रेस्ड होता है तो वो क्या करता है, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज करता है, ये हार्मोन्स जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाते हैं, और वहां पे जाके वहां से उनके जो मास्टर ग्लैंड की जो डिफरेंट हार्मोन्स है वो रिलीज कराते हैं। अब ये जो मास्टर ग्लैंड की जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, ये फिर अपने टारगेट्स पे जाके काम करते हैं। से फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड में काम करेगा, थायराइड में काम करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है जी। एड्रीनल ग्लैंड में जाके काम करेगा तो आपकी जो है वो जो आपका क्या कहना चाहिए, क्या चीज होती है वो, आपका जो वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस होता है उसको देखेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस में हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगा। से फॉर एग्जांपल हम यही बात करते हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज हुआ सीआरएफ, ठीक है। ये सीआरएफ क्या कहलाता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ, इसने पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराया, एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है जी। अब ये एड्रीनल ग्लैंड से जब जाएगा तो एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज कराएगा, कोर्टिसोल, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ब्रेन ने एक्टिवेट किया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने एक्टिवेट किया एड्रीनल को, और एड्रीनल ने कोर्टिसोल रिलीज किया। नाउ ये सामने की तरफ जो मूवमेंट हो रही है ये क्या कहलाती है, फीड फॉरवर्ड या पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर ही बात?
अच्छा, अब क्या होता है कि ये कोर्टिसोल जो है ये क्या करता है इन टर्न, जब बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है ये कोर्टिसोल, तो इसका काम क्या होता है कि ये जाके जब बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड में ही रिलीज हो रहा है, तो ये ब्लड से जाता है हाइपोथैलेमस में, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और ताकि यहाँ से सीआरएफ और एसीटीएच की जो सीक्रेशन है ये बंद हो जाए। जब ये बंद हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बना रहा है, नेगेटिव फीडबैक लूप। ठीक है जी, ये नेगेटिव फीडबैक लूप बनाता है, जिसके नतीजे में आपके जो हार्मोन्स हैं क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज करा रहे थे वो बंद हो जाते हैं। क्लियर है ये बात यूसरा, या आप कुछ और भी समझना चाह रही हैं, आप किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में समझना चाह रही हैं? यस मैम, ये क्लियर है, बट मुझे ये बता दें कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक से कौन सा हार्मफुल है ज्यादा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कहाँ पे आ रहा है वो फीडबैक, ठीक है ना। पॉजिटिव या जो नेगेटिव फीडबैक है आपकी बॉडी में मौजूद है, इसका मतलब है कि ये फिजियोलॉजिकल है, इसका मतलब है कि इसकी बॉडी को जरूरत है। समझ आ रही है बात? तो पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस पर्सपेक्टिव में वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर तो वो आउट ऑफ कंट्रोल, अगर पॉजिटिव भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है, और अगर नेगेटिव आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो है पॉजिटिव नुकसानदेह है, क्यों? फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में बॉडी को जरूरत है तो मौजूद है ना, अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं रख दिया फालतू में, ठीक है ना। तो है तो जरूरत, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होके जब एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज आने शुरू होते हैं तो वो डिजीज कॉज करता है, वो नुकसानदेह हो जाता है बॉडी के लिए। क्लियर ये बात? यस मैम।